Hello, Namaskar, good morning, everyone. I am Oja Shankar from HIS, and today I am back with the analysis of daily Hindu newspaper with HIS. तो आज फिर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को फाइंड आउट किया है 13 अप्रैल के द हिंदू न्यूज़पेपर से, और हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे कैसे उन आर्टिकल्स की मदद से हम लोग अपनी यूपीएससी जर्नी को सप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे उनके थ्रू प्रीलिम्स के क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और मेंस के आंसर राइटिंग में कैसे उनसे पॉइंट जनरेट किए जा सकते हैं। कोई अच्छी केस स्टडी मिल गई, कोई अच्छा एग्जाम्पल मिल गया, कोई डेटा मिल गया, ये सारी चीजों को हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो आज भी 3 4 आर्टिकल्स हैं हमारे पास। एक एक करके आर्टिकल्स को देखते हैं। उनमें से पहला आर्टिकल है, इन्फ्लेशन स्लोड येट नो रिलीफ ऑन फूड बिल्स। मतलब सबसे पहला वर्ड यहाँ क्या है, इन्फ्लेशन स्लोड। मतलब इन्फ्लेशन कम हुआ है, स्लो हुआ है, येट नो रिलीफ, कोई रिलीफ नहीं है किस पे, फूड बिल्स। तो ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन एज पर आईएमएफ, आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, आईएमएफ का कहना है, आईएमएफ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस ओवर अ गिवन पीरियड encompassing a broad measure of overall price increase for a specific goods and services। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम में कुछ सामानों का कॉस्ट, ओवरऑल प्राइस, उसका दाम, या किसी सर्विस का कॉस्ट, प्राइस या दाम इंक्रीज हो जाने को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर सिंपल सादे शब्दों में समझाया जाए, देशी भाषा में समझाया जाए, तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। ऐसा सुनते नहीं है कि महंगाई बहुत बढ़ गया है, दाल चावल बहुत महंगा हो गया है, सब्जी बहुत महंगी हो गई है, और ये हुआ सीधे सीधे साफ शब्दों में इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन जो है वो वैसे तो बहुत सारे प्रकार का है, बट अगर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ये जो आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो दो तरीके का है। एक है कोर इन्फ्लेशन, ठीक है, और दूसरा है हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। कोर जैसे अर्थ का कोर होता है ना, वैसे ही यहाँ इन्फ्लेशन का भी कोर। इस कोर में बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, बस क्या क्या नहीं होता है, फूड नहीं होता है और फ्यूल नहीं होता है। मतलब कोई भी एनर्जी बेस्ड चीज और कोई फूड कोर इन्फ्लेशन में नहीं होता है। वो लोग कहाँ काउंट होते हैं, वो हेडलाइन में काउंट, वो लोग कहाँ पे काउंट होते हैं, हेडलाइन में काउंट। ओके, फूड एंड फ्यूल वो हेडलाइन इन्फ्लेशन में आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को जो अभी जो हमारे साथ महंगाई है, ये कोर इन्फ्लेशन नहीं है, ये क्या है, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है। क्यों? क्योंकि फूड की प्राइसेस ज्यादा है। ओके, और भी हम लोग इसमें एक चीज समझते हैं कि इन्फ्लेशन कितने तरीके का होता है। तो होता तो बहुत तरीके का, स्क्यूफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, ठीक है, बट हम लोग सिंपली दो अभी समझेंगे, जो दो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन है। वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब देखिए वर्ड से समझिए, डिमांड पुल, पुल मतलब क्या होता है, खींचना। डिमांड पुल हो रहा है, मतलब डिमांड अपने तरफ आपको खींच रहा है। ये कब होता है, when demands of goods and services exceeds their supply। मतलब जब, मान लीजिए कि मार्केट में पहले 10 किलो चावल उगाया जाता था, द 10 kgs ऑफ राइस वर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। ओके, एंड देयर वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ 10 kg राइस इन द एरिया। ओके, बट व्हाट हैपेंड कि इन एरिया the demand of rice has been increased from 10 to 11 or 12 or 13, then what will happen, the seller will sell the rice on an inflated price। यही चीज है कि राइस का दाम जो था, वो पहले मान लीजिए कि 10 रुपए का 1 किलो मिल रहा था, और 10 ही किलो राइस हो रही थी, और 10 ही किलो चाहिए भी थी मार्केट, लेकिन अब 12 किलो चाहिए। तो रिटेलर क्या करेगा, बेचने वाला जो भी है वो क्या करेगा, वो उसके दाम को इंक्रीज कर देगा। वही है यहाँ पे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, ये कब होता है, एक बूमिंग इकोनॉमी में विथ हाई कंज्यूमर स्पेंडिंग विच क्रिएट एक्सेस डिमांड। अब जिनके पास पैसे होंगे जब सोसाइटी में, इकोनॉमी में, तो ज्यादा डिमांड होगी, ज्यादा डिमांड होगी तो
डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? कॉस्ट पुश मतलब कॉस्ट इतना बढ़ गया है कि आप सामान खरीदने से पुश हो जा रहे हैं, दूर चले जा रहे हैं। मतलब कि इंक्रीज बाय इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी सामान चाहिए, अगर आपको एक अनाज ही खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल सेम राइस का हम लोग लेते हैं, अगर राइस खरीदनी है और उस राइस को पैदा करने के लिए, उपजाने के लिए ट्रैक्टर चाहिए, हार्वेस्टर्स चाहिए, लेबर कॉस्ट लगती है, लैंड अगर लीज पे ली गई है तो उस लैंड का लीज हो गया, ये सारी चीजें जो लग रही हैं इनका कॉस्ट बढ़ गया, सीड्स का कॉस्ट बढ़ गया, फर्टिलाइजर्स का कॉस्ट बढ़ गया। तो फार्मर क्या करेगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, इसको ज्यादा दाम पे बेचेगा ताकि वो अपना जो भी एक स्लाइट प्रॉफिट था उसका, उसको तो निकाल सके। और उस केस में क्या होता है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कब होगा? जब प्रोडक्शन का दाम बढ़ जाएगा। अब ये कब होता है? जैसे कोई वॉर लाइक सिचुएशन, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर जैसी सिचुएशन कहीं पे होगी, तो वहां पे क्या होगा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन मतलब जो हम लोग रिटेल में सामान खरीदते हैं दुकानों से, डायरेक्टली जो हम लोग खरीदते हैं, वो 10 मंथ के लो पे है, 10 मंथ लो पे है, 4.85% पे पहुंच चुका है। ठीक है। पहले कितने पे था? 5.1 पे था। लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है वो पहले कितना था? 8.66%, और अभी 8.52% पहुंचा है। अब होना कितना चाहिए? 4 ± 2%। और ये किस कमेटी ने कहा था? ये कहा था उर्जित पटेल कमेटी ने। क्या ये उर्जित पटेल कमेटी का रिकमेंडेशन है? और 4 ± 2% के ब्रैकेट में जब इन्फ्लेशन होता है तो उसको एक बढ़िया इन्फ्लेशन माना जाता है, ताकि इकोनॉमी इसको भी सरवाइव कर सकती है, थ्राइव भी कर सकती है, यहाँ पे अच्छे से डेवलप करेगी इकोनॉमी। बट अभी कितना है? 4 + 2 6। अभी कितना है? 8.52, मतलब 2.52% और ज्यादा है। मतलब मैं 2.5% और इन्फ्लेशन मिनिमम कम कर, वैसे तो 4 कम कर फूड पे, तब जाके हम लोग नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट पे आएंगे। ये बात यहाँ पे कही गई है। और क्या कहा गया है? अर्बन इन्फ्लेशन कम हुआ, अर्बन इन्फ्लेशन फिर भी कम हुआ है, बट रूरल इन्फ्लेशन और ज्यादा है आज के टाइम पे। ठीक है। और देयर वाज नो चेंज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बट द फूड प्राइस इंडेक्स इंच्ड अप टू 0.2। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हमारा सीपीआई है, सीपीआई में कोई चेंज नहीं आया है, बट फूड प्राइस में चेंज आया है और 0.2% से वो इंक्रीज हो गया। ये देखिए यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू समझाया है कि इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ा है, घटा है। आपको इतना डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। बस अगर क्वेश्चन में ये आता है कि स्टेडली इंक्रीज हुआ है या स्टेडली डिक्रीज हुआ है, तो आप कहेंगे नो। क्योंकि देखिए अब कहीं इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो ये कोई लिमिटेड ट्रेंड नहीं है, कोई सेट ट्रेंड नहीं है कि बढ़ ही रहा है या ये यहाँ पे सिंपल सी बात है। तो आप लोग को ये समझना है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, आईएमएफ की डिफिनेशन क्या है। अगर कभी मेंस में पूछता है तो आप ये आईएमएफ की डिफिनेशन के साथ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। उर्जित पटेल कमेटी का रिकमेंडेशन क्या था, इन्फ्लेशन कितनी होनी चाहिए? कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इतनी सारी चीजों के बारे में इस आर्टिकल से समझे। ठीक है। अब हमारा दूसरा आर्टिकल जो है, ये है ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए, पहले आर्टिकल से पहले मैं थोड़ी बातें करता हूँ। पहले सारी जगहों पे ज्यादा करके जंगल हुआ करता था, इलाके उतने डेवलप नहीं थे, ये हमने पढ़ा है। धीरे धीरे जैसे ह्यूमंस का ऑर्गेनाइजेशन बढ़ने लगा, ह्यूमंस टेक्नोलॉजी बढ़ाने लगे या उनकी चाहत बढ़ने लगी एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ने, तो उन लोगों ने जंगलों को साफ किया। बट फिर भी बैलेंस बना हुआ। आज की सिचुएशन क्या है कि जंगल बहुत कम हो और वाइल्ड एनिमल्स जो है उस चीज के चलते परेशान है। इस इतनी परेशानी बढ़ चुकी है कि वाइल्ड एनिमल्स और ह्यूमन के बीच में आज के डेट में कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या है? कि कभी कभी हम लोग उनके एरिया को इंट्रूड करते हैं, कभी कभी क्या, ज्यादातर हम लोग उनके एरिया को इंट्रूड, रोड बना दी, सड़कें बना दी। चलो ये तो फिर भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम है। घूमने गए, ये भी चलो एक इको टूरिज्म का काम है, अपनी तरफ से हम लोगों को लगता है।
बट वो उनका जंगल जो है, उनका घर जो है, वो उनका सेफ स्पेस होगा, वो उनका घर हुआ था। अब आप ही के घर में कोई आपके बिना परमिशन के घुस जाए, अब वो भी तो बुरा लगेगा ही। वैसे ही उनको भी बुरा लगता है। अब इस चीज को हम लोग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का नाम है। अब इतना ज्यादा खेत बढ़ चुका है, इतनी ज्यादा लोकेलिटीज बढ़ चुकी है कि अब गलती से कुछ कुछ एनिमल्स भी जंगलों से बाहर आ जाते हैं। कभी कभी वो लोग आके शहरों में घुस जाएंगे या खेतों में घुस जाएंगे। कितनी बार वीडियो नहीं दिखता है कि कोई लेओपार्ड तेंदुआ है, शहर में घुस गया है, दौड़ रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, पकड़ा जा रहा है, सांप पकड़े जा रहे हैं, स्नेक्स। तो ये सारी चीजों पे ही आर्टिकल है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको कैसे कम किया जा सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या है। और एक बहुत अच्छी केस स्टडी है कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, उसके बारे में भी यहाँ लिखा गया। ठीक है। अनिशा अय्यर जो कि एक अच्छी इन्वायरमेंटलिस्ट है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है, उन्होंने आर्टिकल लिखा है। क्या है? ब्लर लाइन बिटवीन वाइल्ड लाइफ कैप्चर एंड रेस्क्यू। ठीक है। अब रेस्क्यू का मतलब क्या है? देखिए, इनके आर्टिकल के हिसाब से हम लोग चलते हैं। क्योंकि अब कोई भी जब पर्सन आर्टिकल लिखता है तो उन लोगों का एक थॉट प्रोसेस होता है। तो हम लोगों को पहले उनके थॉट प्रोसेसेस को समझना है। उसके बेसिस पे हम लोग अपनी राय बनाएंगे कि हमें वहां से कौन सी चीज लेनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे है कि रेस्क्यू क्या होता है। रेस्क्यू इज डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ सेविंग और बीइंग सेव्ड फ्रॉम डेंजर और डिफिकल्टी। रेस्क्यू क्या है? एक एक्ट है। क्या चीज का? सेव करने की, या फिर सेव होने का, किसी डेंजर से या किसी डिफिकल्टी से। मतलब किसी परेशानी से बचना या किसी और को बचाने को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्क्यू कहते हैं। ठीक है। टर्म रेस्क्यू कंजोर क्या है? सेंस ऑफ होप और सर्वाइवल ऑफ द एनिमल, ड्रामा ऑफ ऑपरेशन एडमिरेशन और फॉर द स्किल ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्डर्स। मतलब एक यहाँ पे बात होती है, किस चीज की बात होती है? सेंस ऑफ होप होता है, एक उम्मीद होती है कि हमारी जान बचाई जाएगी, जानवरों की जान बचाई जाएगी। ये उम्मीद की बात है, रेस्क्यू। ठीक है। हियर इन इंडिया स्लाइडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन इज अनडिनाइबल। मतलब हमारे भारत में तो बहुत ज्यादा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। कभी हम उनके इलाके में घुसते हैं, कभी वो हमारे इलाके में घुसते हैं। ठीक है। बट यहाँ इशू क्या हो रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर्स, जो वाइल्ड लाइफ, मतलब कहीं पे आप देखते हैं ना कि कोई यूट्यूब पे बहुत वीडियो चलता है कि किसी के घर में सांप घुस गया, तो कुछ लोग आते हैं उस सांप को पकड़ के ले जाते हैं और कहीं पे ले जाते हैं छोड़ देते हैं। उन लोगों को वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर्स कहा जाता है। ठीक है। तो जो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर्स है, उन लोग तो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, बट बहुत सारी चीजें हैं जिनमें बदलाव लाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू और कैप्चर में एक बहुत थिन डिफरेंस। जो हमारे रेस्क्यूअर्स हैं, शायद वो भी प्रॉपरली वेल ट्रेन नहीं है, या फिर है भी तो उनकी भी अपनी कुछ एक सर्टेन मजबूरियां हैं। ये यहाँ पे इस आर्टिकल में कहा गया है। ठीक है। और क्या है कि सक्सेस, अब जैसे हम लोगों का अप्रोच क्या होता है कि कोई जानवर किसी इलाके में घुस गया, किसी इलाके में कोई भी जानवर, मान लीजिए हाथी हो गया, लियोपार्ड हो गया, देखा गया, तो हमारा पहला अप्रोच क्या होता है कि जो भी वाइल्ड लाइफ हंटर्स आते हैं, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर्स आते हैं, वो लोग सीधा उसको पकड़ लेते हैं, कैप्चर करते हैं। और उस कैप्चर करने में क्या होता है कि अलग अलग तरीके का हम लोग केमिकल यूज करते हैं। कोई गन एक होती है जिससे जिससे गोली मारते हैं, उसके चलते वो लोग बेहोश हो जाते हैं। उन चीजों का उनके ऊपर गलत असर, हम लोग उनको जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिनमें वो हर्ट हो जाते हैं, उनके किसी अंग में चोट लग जाती है और लॉन्ग रन में उनको प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है। और क्या होता है? उनको ले जाके वैसी जगह पे छोड़ा जाता है जो जगह उनके नेचुरल हैबिटेट से बहुत अलग है। उस चीज के चलते वो वहां जाने के बाद ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाते। इसलिए हमें हर समय रेस्क्यू करने की भी जरूरत नहीं है। हमें कुछ चीजों की तरफ सेंसिटाइज होना। किन चीजों की तरफ सेंसिटाइज होना पड़ेगा? अब वो देखिए, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है।
कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक टेक्निक निकाली है, और वो टेक्निक काफी अच्छे से वहां पे इम्प्लीमेंट हो रही है। अब देखिए, कर्नाटका ऐसा स्टेट है जहाँ पे लगभग 25% ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन है। ठीक है। और सेकंड हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन है। ठीक है। शायद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, और कर्नाटका में सेकंड नंबर पे है, और ये 4-5 टाइगर्स ही कम एज कम्पेयर टू मध्य। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेके काफी अवेयरनेस है कि यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कैसे किया, अर्ली वार्निंग सिस्टम। अगर कोई जानवर इंटर कर जाता है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन बनता है, यहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम है। और क्या है, रेगुलर मॉनिटरिंग होती है यहाँ, प्रॉपर फेंसिंग है, बेटर फाइटिंग टेक्निक्स है, पब्लिक को एजुकेट किया गया है, पीपल्स का अवेयरनेस है, क्योंकि सबसे पहले तो वही लोगों से कॉन्फ्लिक्ट होता है जो नॉर्मल पीपल है। वो लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, इसका उनको एजुकेशन दिया गया है। इम्प्रूव्ड वेस्ट मैनेजमेंट टू रिड्यूस और बेटर प्रिपेयर कम्युनिटी फॉर पोटेंशियल इंटरेक्शन विद वाइल्ड लाइफ। अब जैसे कोई भी कार्निवोरस एनिमल है, वो तभी घुसता है जब उसको वैसा कोई वेस्ट मिलता है जो उसको खाना हो। या अगर एलिफेंट है, तो वो गन्ने के खेत या किसी खेत में तभी घुसेगा जब वहां पे प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो, रेस्ट्रिक्शन ना हो, फेंसिंग ना हो। तो इन सब चीजों को लेके कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अब बाकी इस आर्टिकल में और क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसी कैसी ऐसी घटनाएं हुई हैं। जैसे कि अ, बहुत सारे एनिमल्स, जैसे एक लियोपार्ड बलरामपुर में पकड़ा गया उत्तर प्रदेश में, उसको रेस्क्यू किया गया और एक एग्रीकल्चर फील्ड में ले जाके छोड़, बट थोड़े टाइम बाद ही वो किसी अनजान कारणों के चलते मर गया। अब उसको हमने रेस्क्यू किया था कि हमने उसको मार दिया, क्योंकि आखिरकार वो बच नहीं पाया, वो सरवाइव लियोपार्ड नहीं कर। एलिफेंट एक बार एक कॉफी प्लांटेशन में घुस गया था, ठीक है, कर्नाटका में। और वहां पे उसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया, वहां से उसको रेस्क्यू करके 200 किलोमीटर दूर ले जाके छोड़ दिया गया दूसरे स्टेट में, जहां से उसने निकलने की कोशिश की, वहां पे उसको हैबिटेट नहीं मिल पाया, और इसके चलते उस एलिफेंट की भी डेथ हो गई है। तो हमें इस चीज को समझना हो। और सबसे ज्यादा तो होता है स्नेक्स, क्योंकि हमारा स्नेक्स के साथ सांप बहुत ज्यादा निकलते हैं। गाँव में, छोटे शहरों में सांपों का निकलना काफी आम बात है। तो वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा होती है। तो हमें इस चीज को समझना होगा, ये जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ है ना, ये सबकी है। इस अर्थ पे हम ह्यूमंस का अकेले का कब्जा नहीं है। हम अकेले एक छत्र राज नहीं कर रहे। वी आर ऑल्सो एन इक्वल स्टेक होल्डर इन दिस अर्थ, ऑन दिस planet, with respect to each and every organism living on this planet। किसी एलिफेंट का, किसी टाइगर का, किसी डॉग तक का भी उतना ही अधिकार इस पृथ्वी पे है जितना हम ह्यूमंस का है। हमने अपने हिसाब से एक समाज बना लिया है, दैट डजंट मीन कि हम इस समाज के मालिक हैं। मालिक कोई भी नहीं। ठीक है। ये चीज हमें समझनी होगी, और इसी अप्रोच के साथ ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट को हमें टैकल करना होगा। ये चीज इस आर्टिकल में mainly लिखी गई है। अब ये थर्ड आर्टिकल, डेटा फॉर बेटर एजुकेशन, अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर स्कूल। अब देखिए, यहाँ पे एसर की रिपोर्ट आई है जो हर साल आती है। एसर की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि 14 to 18 ईयर ओल्ड जो स्टूडेंट्स, जो बच्चे हैं, उनका एजुकेशनल स्टेटस क्या है। ये उसी के बारे में डेटा है, बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। हम लोग थोड़े बहुत डेटा को यहाँ पे देखेंगे, हमारे लिए कौन सी चीज उसमें से यूजफुल है। और हम लोग मेजर फोकस करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, एजुकेशन सिस्टम का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। और इस रिपोर्ट को बस हम लोग एक डेटा याद कर लेंगे, ताकि अगर मेंस में क्वेश्चन एजुकेशन रिलेटेड आता है तो हम लोग लिख सके कि ऐसा ऐसा डेटा एसर ने दिया था। ठीक। क्या है, एसर का 2023 में बियॉन्ड बेसिक सर्वे कैरियड आउट हुआ था 28 रूरल डिस्ट्रिक्ट, और जो कि 26 स्टेट में थे उनमें। और उनमें क्या पता चला कि 14 से 18 साल के जो बच्चे
उनमें से 26% बच्चे कैन नॉट रीड अ स्टैंडर्ड टू लेवल टेक्स्ट इन देयर रीजनल लैंग्वेज। मतलब 14 से 18 साल के बच्चों में से लगभग 26% बच्चे सेकंड क्लास की किताब भी नहीं पढ़ सकते। मतलब क्या, कि जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं, उनका एजुकेशन अच्छे से नहीं मिला है, तो उनको जैसा प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए था उस चीज के बगैर डिप्राइव्ड रह गए हैं। मतलब हमारा ह्यूमन कैपिटल सही तरीके से वो नहीं कर। और ये एक डेटा शो करता है कि 18 ईयर ओल्ड जो, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 18 साल के ओल्ड लोग जो हैं, जो लड़के लड़कियां हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राज्यों के मुख्यमंत्री को चुनने के लिए एलिजिबल, वो लोग एक्चुअली 13 साल, मतलब उन लोगों का एजुकेशनल ग्रोथ नहीं हो पाया। वो लोग आज भी 13 साल के ही इतना एजुकेशन ले पाए। ठीक है। और क्या है कि 32% ऑफ स्टैंडर्ड 7 एंड 27% ऑफ स्टैंडर्ड 8 चिल्ड्रेन वुड नॉट रीड ए स्टैंडर्ड टू लेवल टेक्स्ट। मतलब ये लोग सेकंड क्लास की किताबें भी नहीं पढ़ सकते। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे, तो क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई बच्चा स्कूल जाता है और वो स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पाती है या वो नहीं पढ़ पाता है, तो ये सिर्फ उस बच्चे का फेलियर नहीं है, ये हमारा कलेक्टिव फेलियर है एज अ सोसाइटी। क्यों? क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, तो गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वो टैक्स पेयर्स के मनी पे चलते हैं। तो टैक्स पेयर है कौन? टैक्स पेयर हमारे आपके जैसे हैं। जो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं वो भी, और जो इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं वो भी। आप एक रुपए की चॉकलेट भी खरीदते हो तो उस पर भी आपको जीएसटी पे करके आते हो, और उस जीएसटी का पैसा किसी स्कूल फंड में जा रहा होगा सर। इसलिए ओवरऑल एज अ सोसाइटी हम सब फेल कर, जहाँ पे अंत्योदय नहीं हो पाया ना। अंत्योदय मतलब क्या? जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उसको वो सुविधा तो नहीं मिल पाई ना जो उसको मिलनी चाहिए थी। उसके पास बेसिक रीडिंग स्किल तक नहीं आ पा रही है, तो वो कैसे एजुकेटेड, कैसे हमारा समाज आगे बढ़ेगा, कैसे हमारा देश आगे? ठीक है, तो ये चीज प्रॉब्लमेटिक है। और क्या है, यहाँ पे ये भी कहा गया एनएसएसओ के सर्वे के हिसाब से कि अटेंडेंस जो है बच्चों की रूरल इलाकों में 60% से लो। रूरल एरियाज में अटेंडेंस की भी बहुत बड़ी समस्या है। 60% से कम अटेंडेंस हमारे रूरल एरियाज के स्कूल्स में है। इसके चलते भी एजुकेशन की स्थिति खराब है। ठीक है। और जहाँ पे अटेंडेंस होगा भी वहां पे फिर सच्चाई आप लोगों को पता ही कितनी पढ़ाई होती है बात। ठीक है। इस चीज पे हमें एज ए सोसाइटी ध्यान देने की जरूरत है, सोशल ऑडिट्स की जरूरत है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की जरूरत, प्रॉपर ऑडिटिंग की जरूरत है, और एक हॉलिस्टिक करिकुलम की जरूरत है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है तो उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और उसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग सबसे ज्यादा जरूरी। टीचर की ट्रेनिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, जेंडर सेंसिटाइजेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटीज इन द स्कूल सबसे ज्यादा। जब ये सारी चीजें होंगी तभी जाके हमारा ह्यूमन कैपिटल डेवलप करेगा, हमारे लोग डेवलप करेंगे, हमारा देश डेवलप। ठीक है। और और क्या प्रॉब्लम है? अवेबिलिटी ऑफ रीडिंग मटेरियल, मतलब किताबें प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रही। किताबें मिलनी जरूरी है। और एक और रिपोर्ट है स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया, जो कि संबोधि एंड डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट ने कराया था। इनका कहना है कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ रूरल हाउस होल्ड के पास, बहुत छोटे फ्रैक्शन ऑफ रूरल हाउस होल्ड के पास सही किताबें हैं वो। ठीक है। तो हमें इसके सुझाव में इन्होंने क्या कहा है कि कम्युनिटी लाइब्रेरीज, जहाँ पे लोग अपनी अपनी किताबें रख सके जाके, और उस कम्युनिटी लाइब्रेरी के चलते लोग अच्छे से पढ़े। वहां पे जिनके पास किताब नहीं है वो अपनी किताबों का उपयोग करके नॉलेज गेन कर सके। ठीक है। और और इस सर्वे में ये कहा गया है कि ज्यादातर बच्चे, 60% ऑफ बच्चे एजुकेशन कॉलेज तक की लेना चाहते हैं, कॉलेज एजुकेशन लेना चाहते हैं, जिनमें लड़कियां ज्यादा है, 65% फीमेल है, और मेल कितने?
59% में। ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। और क्या कहना है कि लड़के जो है वो ज्यादातर पुलिस फोर्स या डिफेंस फोर्स में जाना चाहते हैं, और लड़कियां जो है वो ज्यादातर टीचर या डॉक्टर बनना चाहती हैं। ये उनका प्रेफर्ड कैरियर ऑप्शन है। यही सारे डेटाज मेनली यहाँ पे दिए हुए हैं। और एक और डेटा है कि यूज ऑफ स्मार्टफोन के यूज से ये कहा गया है कि स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया रिपोर्ट, उसके हिसाब से जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन है वो उसका ज्यादा इस्तेमाल इंटरटेनमेंट या सोशल मीडिया चलाने के लिए कर रहे हैं, और एजुकेशनल पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल कम हो रहा है। दैट मीन्स रील कल्चर ज्यादा चल रहा है, पढ़ाई कम हो रही है। ठीक है। इस चीज पे भी फोकस करने की जरूरत है। सोशल मीडिया का रेगुलेशन होना चाहिए। डिजिटल एजुकेशन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इस चीज पे भी एक फोकस होना चाहिए। ठीक है। मेनली यही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। प्रॉब्लम क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इन चीजों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ये मेनली मेंस पर्सपेक्टिव का ही एक आर्टिकल था। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड। अब हम लोग अगले आर्टिकल पे चलते हैं। अगला आर्टिकल क्या है? रिस्की प्रीमाइस पॉलिसी मेकर मस्ट सिंप्लीफाई ट्रेड रूल टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। मतलब क्या है कि पॉलिसी मेकर्स को ट्रेड रूल्स को सिंप्लीफाई करना होगा ताकि अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सके। अब इसमें बेसिकली ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसने अभी एक रिपोर्ट निकाली है कि इंडिया का जो ग्रोथ फोरकास्ट होगा वो 7% के आसपास। ठीक है। बट उसमें एक रिस्क के बारे में बात की। उसमें रिस्क क्या है कि अगर ग्लोबल रिस्क होता है, जैसे ऑयल प्राइस का राइज हो गया, या बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग हाई इंटरेस्ट रेट हो गया, ऑयल प्राइसेस हो गए या हाई इंटरेस्ट रेट हो गए, जो कि वेस्ट के चलते हो रहे हैं, तो इसके चलते जो इन्फ्लेशन होगा उसको टैकल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे एडिटर का कहना है, क्या कहना है कि एक्सपोर्ट हम लोगों को इंक्रीज करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा हमारा, तो हमारी इकोनॉमी भी इन्हांस होगी, हमारी इकोनॉमी बेहतर बनेगी। ठीक है। और क्या है, जो हमारा बजटरी एलोकेशन है वो जो है वो एक्सपोर्ट की तरफ होना चाहिए। सेंटर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग हैज बीन वेरी स्ट्रांग। सेंटर जो है वो कैपिटल स्पेंडिंग बहुत अच्छी कर रहा है। अगर आपने इस बार का बजट भी पढ़ा हो तो इस बार भी, डिस्पाइट ऑफ बीइंग एन इलेक्शन ईयर, इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत अच्छा है। इसके चलते लॉन्ग रन में हमारी इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। ठीक है। और जो हमारा बजटरी एलोकेशन है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे, इन सारी चीजों पे, और जो पीपीपी मॉडल हमने लाया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो हमने किए, इसके चलते हमारे इकोनॉमिक सिस्टम पे एक अच्छा प्रभाव पड़ा है, एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ा। लेकिन हमें एक्सपोर्ट में भी इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी इन्फ्लेशन ज्यादा है। अभी तुरंत हमने पढ़ा ना कि अभी 8.52 इन्फ्लेशन चल रहा है। अब इन्फ्लेशन ज्यादा है तो लोग खर्चा कम करेंगे। कंजम्पशन स्पेंडिंग जो है वो हाउस होल्ड सेविंग से बहुत ज्यादा हो जाएगी। और ये चीज जब ज्यादा होगी तो उस चीज के चलते प्रॉब्लम ये होगा कि खर्चे लोग कम करेंगे या फिर उन चीजों पे करेंगे जो इसेंशियल है। और जब खर्चे कम होंगे तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। जब इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम होगी, बैंक्स के पास पैसे कम होंगे, वो लोन कम देंगे। जब लोन कम देंगे तो कंपनीज को लोन कम मिलेंगे। कंपनीज के पास पैसे कम होंगे तो वो प्रोड्यूस कम करेंगे तो अपना कट कहाँ से करेंगे भाई? तो ऑपरेशनल कॉस्ट में अपने एम्प्लॉयज को कट करेंगे। जब ये कट होगा तो फिर उसका रिजल्टेंट क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट। ये विशियस साइकिल क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हमें एक्सपोर्ट पर फोकस करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि रेड सी के आसपास जो इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके चलते तो एक इशू है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस के चलते एक इशू है, वेस्ट एशिया में भी अलग तरीके का तनाव बना हुआ है। तो हमें एडीबी के रिकमेंडेशन को मानना चाहिए, ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारे कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये इस आर्टिकल में लिखा है। ओके, एंड नाउ कमिंग टू आवर लास्ट आर्टिकल। इस आर्टिकल में कहा गया है कि नॉवल हाइड्रोजेल टू रिमूव माइक्रोप्लास्टिक फ्रॉम वाटर। इसकी डिजाइन किया गया है, किस चीज का? नोबल हाइड्रोजन का। किसने किया है? आईआईएससी ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज।
ठीक है, इन्होंने क्या खोज किया है, नोवल हाइड्रोजन का, माइक्रोप्लास्टिक को वाटर से रिमूव करने के। माइक्रोप्लास्टिक क्या, माइक्रो लेवल पे छोटे छोटे प्लास्टिक के जो टुकड़े होते हैं वो हमारी बॉडी में या जानवरों की बॉडी में इंटर कर जाते हैं, वो स्टोन्स में इंटर कर जाते हैं, पत्थरों में भी माइक्रोप्लास्टिक मिला है। उस चीज को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए नॉवल हाइड्रोजेल का इस्तेमाल किया है। नॉवल हाइड्रोजेल का इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसकी खोज या इसका डिजाइन किसने किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये कहाँ स्टैब्लिश्ड है, बेंगलुरु में। अब देखिए, ये जो प्लास्टिक होता है, ये जब हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, जब हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, तो उसको उस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, उस सिनेरियो क्या कहते हैं, बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। कि accumulation of chemical in an organism that take place if the rate of intake exceeds the rate of excretion। मतलब प्लास्टिक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी से बाहर कम निकलती है, बॉडी में रह जाती है, उसका एक भी टुकड़ा रह गया तो बायो एक्यूमुलेशन हो गया। और जब वो हमारे बॉडी में रह गया, या फॉर एग्जाम्पल अगर गाय ने प्लास्टिक खा ली, या गाय ने या बकरे ने खा ली, अगर हम उनका दूध कंज्यूम करते हैं, ठीक है, अब आप सोचेंगे बकरे का दूध, हाँ, बहुत लोग बकरे का दूध कंज्यूम करते हैं, स्पेशली जब डेंगू होता है, ठीक है। उसका दूध अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उसका ही प्रोडक्ट हुआ ना, तो हो सकता है कि उस दूध में भी एक माइक्रो प्लास्टिक, और उस माइक्रो प्लास्टिक के चलते हमारे अंदर बायो मैग्निफिकेशन हो जाए। मतलब अगर काऊ के अंदर 10 यूनिट्स और हमने उसका मिल्क कंज्यूम किया, तो हो सकता है हमारे अंदर 20 यूनिट्स हो गए। ये इंक्रीज होता है और इसी को मैग्निफिकेशन कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। और इसी को कम करने के लिए ये हाइड्रोजेल, नोवेल हाइड्रोजेल को डिजाइन किया है आईआईएस। ठीक है, ये प्लास्टिक डेब्रिस जो है, वो जो हमारी बॉडी में घुस जाता है वेस्ट वाटर के थ्रू, जो हम लोग ड्रिंक करते हैं, उसको कम किया जा सके। ठीक है, और क्या है कि इसके जो फिल्टरिंग मेम्ब्रेन्स होंगे, वो माइक्रोप्लास्टिक, इसमें फिल्टरिंग मेम्ब्रेन्स होंगे, वो माइक्रोप्लास्टिक को रिमूव करके अपने अंदर कोagulate कर लेंगे और हमारी बॉडी से निकाल देंगे। इसमें 3 अलग अलग पॉलीमर्स की लेयर्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी लेयर्स हैं, चितोसन फर्स्ट, सेकेंड इज पॉलीविनाइल अल्कोहल, एंड थर्ड इज पॉलीविनाइलिन। इन तीनों की मदद से इसको बनाया गया है। और ये यूवी लाइट के अंडर में जो है, कैटलिस्ट की तरह, द नैनो क्लस्टर्स आर द कैटलिस्ट दैट कैन यूज यूवी लाइट टू डिग्रेड द माइक्रोप्लास्टिक। और ये जो नैनो क्लस्टर्स हैं, ये यूवी लाइट में आके उन माइक्रोप्लास्टिक को खत्म कर देंगे। ठीक है, और इसके चलते हमारे बॉडी का जो माइक्रोप्लास्टिक है, जो हमारे बॉडी में प्लास्टिक एक्यूमुलेट होते जा रहा है, वो कम हो जाए, 95 to 93%। ओके, और ये पब्लिश कहाँ पे हुआ है, नैनो स्टेप में नाम के जर्नल में, और कुछ। इस तरह से हमारा आज का डिस्कशन ओवर होता है। कल फिर हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे, कल की न्यूज़पेपर पे डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर बताएं। और अभी के लिए शुभ दिन, आप लोगों का दिन बहुत अच्छा बीते, अच्छे से पढ़ाई हो। ठीक है, चलिए बाय।